नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज हम बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर $100 के पास कच्चा तेल फिर से पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते की अगर बात करें तो 5% की तेजी के साथ दोनों ही क्रूड वैरायटीज में कारोबार है। और बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर तेजी अब भी कायम है। डॉलर में जो गिरावट है और इन्फ्लेशन के आंकड़े कम आए हैं, उसका फायदा हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा है। बाजार को लगता है कि आगे जाकर सेंट्रल बैंक की तरफ से बहुत एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगी, उसका फायदा सोने चांदी दोनों को मिला है। साथ ही बात करेंगे हल्दी की, क्योंकि आज तीसरा ऐसा दिन है जब लगातार गिरावट हमने यहां पर आते हुए देखी है। पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो करीब 7-8% की गिरावट ऑलरेडी हल्दी दर्ज कर चुकी है। क्या रखेंगे आगे से स्ट्रैटेजीज, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया और एनसीडीएक्स में टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के सदस्य पूनम चंद गुप्ता। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। रवि, आप कैसे देखते हैं सबसे पहले तो कच्चे तेल के प्राइसेस, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी बढ़त लौटते हुए देखी है हमने। नेचुरल गैस की बात करें तो कल यहां पर 7% की तेजी थी। कच्चा तेल लगातार पॉजिटिव चल रहा है। जो हल्की सी गिरावट फिलहाल बाजार में अभी देखने को मिली है वो शायद इसलिए है क्योंकि यूएस की इन्वेंटरीज में 2 हफ्ते से लगातार हमने इजाफा आते हुए देखा है, लेकिन तो भी 99 के ऊपर अभी भी ब्रेंट यहां पर बरकरार। जरूर से जो लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है उसमें पर्टिकुलर जो रिपोर्ट निकल के आई ओपेक की एंड एज वेल एज देखे तो आगे आईए की भी रिपोर्ट थी। सारे में डिमांड सबने डाउनग्रेड किया है, बट साथ में सप्लाई का आउटलुक भी सबने डाउनग्रेड किया है। और अभी जिस हिसाब से पूरी अगर रिपोर्ट का एनालिसिस करे तो रशिया की सप्लाई काफी मेक और ब्रेक आगे जाके हो सकती है। अभी मार्केट का ऐसा मानना है कि आगे जाके रशिया की सप्लाई है वो मार्केट से थोड़ी थोड़ी हटेगी और यहाँ से प्राइसेस में थोड़ा गिरावट देखेगी। गोल्डमैन ने भी अपने रिपोर्ट में हाईलाइट किया है, तो पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। बट अभी 100 के लेवल के करीब ब्रेंट में एक अच्छा रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस रिकवरी के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का माहौल रहेगा। ओवरऑल मुझे 100 102 के ऊपर मुझे प्राइसेस सस्टेन करे, ये डिमांड फैक्टर से नहीं दिख रहा है। तो ये जो सप्लाई का फैक्टर है, यहाँ से $1-2 की और तेजी आपको क्रूड में शायद शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। बट मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे डिमांड का भी कंसर्न रहेगा। 102 101 के करीब रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में अगर कुछ नई स्ट्रेटेजी आज लेने, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में एटलीस्ट बाय का व्यू रखना चाहिए। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी में यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। 7400 के करीब अच्छा सपोर्ट है, बाय करें। 7320 का स्टॉप लॉस, और मुझे लग रहा है कि ये रिकवरी में 7600 तक के एक लिमिटेड टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बात यहां पर गैस की करेंगे, जहां पर कल यहां पर 7% का इजाफा देखने को मिला और $8.8 पर MMBTU के हमने हाईज भी बनते हुए देखे। रवि, यहां पर क्या व्यू है, क्योंकि ये एक और हफ्ता है जब गैस के भावों में भी बढ़त के साथ काम जारी है। में बहुत गिरावट सस्टेन होगी नहीं, क्योंकि गैस में ज्यादातर देखे तो क्रूड से थोड़े फंडामेंटल अलग है। क्योंकि गैस में धीरे धीरे जैसे ही हम विंटर के और मूव करेंगे वैसे वैसे वहां पे थोड़ा मार्केट में एंजाइटी बढ़ेगी। क्योंकि अगर रशियन सप्लाई यही लेवल पे यूरोपियन रीजन में रहा तो एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस डेवलप होगा यूरोप में। और प्राइसेस जब एनर्जी क्राइसिस या सप्लाई की जो शॉर्टेज होते हैं तब प्राइसेस कोई हायर लेवल या लोअर लेवल नहीं देखते, प्राइसेस में अपर बैंड ही रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक इजाफा ही रहेगा। हालांकि कल 7% के तेजी के बाद शायद आज थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके नीचे 680 682 तक के लेवल मिले तो एक बाइंग के अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 672 स्टॉप लॉस। यार मुझे मानना है कि ये आज या कल के मंडे के सेशन में 710 तक के लेवल्स दिखा सकता है। जो लोग सेफ ट्रेड कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस में ऑप्शन से ट्रेड करें। ऑप्शन में लिक्विडिटी भी ज्यादा है, और सेकंड क्या है कि आपका रिस्क भी थोड़ा बहुत लिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि ओवरनाइट क्यूज रोज चेंज हो रहे हैं, तो रोज 40-50 पॉइंट की मूवमेंट इंट्राडे में ही आती है। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन 700 का स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो 32 के करीब आप बाय करें, 18 का स्टॉप लॉस लगाए। शॉर्ट टर्म ये ऑप्शन 70 तक के टारगेट दिला सकता है। तो मुझे लग रहा है कि सेफ ट्रेडर है वो ऑप्शन से नेचुरल गैस में बाय का व्यू रख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर ऑयल एंड गैस में निकल के आई है। जहां तक गैस की बात है, ऑप्शंस के थ्रू आपको यहाँ पर कारोबार करना चाहिए। क्लियरली वॉलेटिलिटी यहाँ पर 5 से 7% की डेली देखने को मिल रही है। आप कैसे देखते हैं धर्मेश ऑयल एंड गैस एज अ मार्केट को, एज अ सेक्टर को, और यहाँ पर आपकी टॉपिक्स अब क्या रहेंगी अगले हफ्ते के लिए? देखिए, कच्चे तेल की बात करूं तो मैं कच्चे तेल में थोड़ी सी फर्मनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मार्केट में अच्छी खासी रिबाउंड आ चुकी है और प्राइस में मुझे लगता है थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी और प्राइस $100 से लेके $103 तक के लेवल्स के बाउंस बैक की एंटिसिपेशन कर रही है। रही प्राइस डोमेस्टिक मार्केट की बात, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 7,500 से 7,700 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। बहरहाल मुझे लगता है रुपया भी उस कारणवश काफी वीक होगा, तो इसमें डबल सपोर्ट मिलेगा स्पेशली एमसीएक्स प्राइस में।
तो मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहूंगा कच्चे तेल में। रही गैस की बात, तो नो डाउट मैं रवि से सहमत हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें स्पेकुलेशन काफी हावी रहेगी और आगे चल के प्राइस काफी मार्केट कॉन्टैंगो में आ चुके हैं। ठंडी का माहौल आएगा तब स्पेशली सप्लाई कंस्ट्रेंट काफी हाई है। प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $10 से $12 भी जा सकती है। तो प्राइस में इसमें स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। 720 से 730 तक के टारगेट के लिए आप में नेचुरल गैस में बाय करके चल सकते हैं। ऑल राइट, तो ये तो बात हुई ऑयल एंड गैस की। आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल कमोडिटी स्पेस में आज यहाँ पर मेटल्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। चाहे वो अंडरलाइन कमोडिटी हो या फिर मेटल के स्टॉक्स हो, इक्विटी मार्केट्स में यहाँ पर बढ़त अच्छी खासी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी हमने हायर हाइज यहाँ पर बनाए हैं और ये एक और सेक्टर है जो इस हफ्ते में पॉजिटिव वीकली गेन्स के साथ बंद होने जा रहा है। कैसे देखते हैं आप धर्मेश? जिस तरह का रिबाउंड हमने कॉपर में आते हुए देखा है, 6 हफ्ते के हाइज पर है। एल्यूमिनियम, जिंक, स्टील सभी 1 महीने के हाइज पर कारोबार कर रहे हैं। जो ये टर्न अराउंड हमने अगस्त स्टार्ट होते ही आता हुआ देखा है, कितना सस्टेनेबल आपको लगता है? देखिए, बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में काफी अच्छी छलांग देखने मिली है। नो डाउट ये एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है या शॉर्ट कवरिंग भी, क्योंकि अगर आप देखिए स्पेशली कॉपर जो 830-840 की कमोडिटी थी, ऑलमोस्ट एक ही महीने में 600 पे आ गई। तो ये एक शार्प रिबाउंड है। फंडामेंटली ऐसा कोई बड़ी चेंजेस आए नहीं है, बट नो डाउट डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट काफी डेवलप होगा, क्योंकि आप देखिए इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म करना स्टार्ट हो चुका है, प्लस डॉलर काफी फर्म हो रहा है। उसके वजह से मार्केट में गिरना चाहिए बट वो रिवर्स हो रहा है। इनफैक्ट सारी कमोडिटी रिवर्स होने स्टार्ट हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ट्रेंड के साथ रहे। मार्केट स्पेकुलेटिव राइज दे रहा है और स्पेशली कॉपर की बात करें तो कॉपर 700-710 तक के टारगेट के लिए आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरी मेरी टॉपिक जिंक रहेगी। अब जिंक देखिए, वो जो 280-290 की थी, ऑलमोस्ट 315 के ऊपर आ चुकी है। फंडामेंटली इसमें काफी बुलिशनेस है, काफी सारे माइंस में इसमें शॉर्टेज की एंटिसिपेशन है, डिमांड काफी हाई है। तो ये अराउंड 330-340 तक के टारगेट के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। ऑल राइट, जिंक यहाँ पर टॉपिक है, खरीदारी की राय यहाँ पर है। आपकी कोई टॉपिक मेटल स्पेस में रवि? जरूर सर, मैं भी जिंक में ही बाय करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल वेल प्लेस्ड है एंड इन्वेंटरीज में जो रिकवरी आपने कॉपर एल्यूमिनियम में देखी, इतना ज्यादा रिकवरी वहां पे दिखी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आप जिंक में बाय करके चल सकते हैं। एक शॉर्ट स्क्वीज पे और साथ में जो चाइनीज रियल एस्टेट के साथ एक अच्छा कोरिलेशन, वहां पे जब भी कोई रियल एस्टेट रिलेटेड कोई पैकेज या कोई सपोर्टिव न्यूज आता है तो उसमें अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। और देखे तो काफी केव्स के बाद अभी ये महीने में जो रियल एस्टेट सेल्स है, रियल एस्टेट का जो सेंटिमेंट है, वो चाइना में धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक फंडामेंटल सपोर्ट मिलेगा। साथ में जो फेड की अभी मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि नीति थोड़ी डविश रहेगी, तो इस हिसाब से मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे जाके जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 340 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में अप्रोच होने चाहिए। 320 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार जिंक के वायदा में बाइक करके कॉल लेना चाहिए। जैसा कि आपके सामने हमने वो चार्ट रखा है, उसके हिसाब से भी जिंक में आप देख सकते हैं सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आती हुई नजर आई है। 7% के गेन्स इस हफ्ते में, 22% की तेजी एक महीने में यहाँ पर अब जिंक दिखाता हुआ नजर आया है, जो बाकी मेटल्स के मुकाबले यहाँ पर काफी बेहतरीन है और बेस्ट फंडामेंटल्स अभी भी जिंक के साथ। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि इस हफ्ते में यहाँ पर भी तेजी बरकरार है। चांदी स्पेशली अपना $20 का जो लेवल है वो होल्ड करने में यहाँ पर कायम रही है। जिस तरह की तेजी मेटल्स में है धर्मेश, और जिंक में जैसे आपने कहा एक बाइंग कॉल है, आपको लगता है उसका एक रब ऑफ स्पिल ओवर इफेक्ट हम चांदी में बरकरार देखेंगे? डेफिनेटली मनीषा, मैं चांदी में काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो वॉलेटिलिटी आपको सोने में देखने मिली उतनी चांदी में नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं सोने चांदी की जो प्राइस डिफरेंस, तो चांदी अभी भी काफी निचले स्तर पर ट्रेड हो रही है कंपैरेटिवली। अगर आप सोना देखें तो लाइफ टाइम हाई के ऑलमोस्ट नजदीकी है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में मार्केट इसे पुल बैक रैली दे सकते हैं और 22-22.5 तक के टारगेट के लिए डॉलर में इंटरनेशनली और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो रुपए के कमजोरी के कारण प्राइस में अराउंड 63-64,000 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ये कमोडिटी में मैं स्पेशली बाइंग साइड में ही रेकमेंड करूंगा और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी दूंगा। आपकी स्ट्रैटेजी तो क्या होगी? एक तो वो है, और आपके अपसाइड टारगेट्स यहाँ पर चांदी में क्या हैं? जरूर से मेरे भी चांदी में खरीद की सलाह है। एंड फेड की मींस के जो यूएस के इन्फ्लेशन के बाद जो भी मार्केट में फंडामेंटल में चेंज हुआ, रिस्क ऑन एसेट क्लास अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वैसे भी देखे तो काफी टाइम से ये कंसोलिडेशन का पार्ट था। मुझे लग रहा है कि सिल्वर गोल्ड दोनों में बाइंग की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हालांकि गोल्ड में मोमेंटम थोड़ा टैपिड रहेगा,
साथ में सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 58,500 के करीब लेवल चल रहे हैं। अगर 58,300 के करीब मिल जाए तो वहां पे एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहे। शॉर्ट टर्म के लिए 57,700 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि 60,000 तक के लेवल आप 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चांदी में मुझे लग रहा है कि ये आगे और बढ़त है वो देखने को मिल सकते हैं। सोने में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अगर 50,200 तक के लेवल्स मिल जाए तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। फेस्टिविटी अभी स्टार्ट हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इंडियन फेस्टिविटी के बाद यूरोपियन एंड यूएस में क्रिसमस एंड बाद में लूनार, तो अभी टिल फेब्रुआरी एक फेस्टिविटी की फिजिकल डिमांड का सपोर्ट वहां पे गोल्ड में भी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में आपको 50,800 तक के लेवल गोल्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। वहां पे बाई पोजीशन लेनी चाहिए, बट ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। इंट्राडे में शायद इतना ज्यादा मोमेंटम ना हो। ऑलराइट, सोने और चांदी दोनों में खरीदारी की राय है, लेकिन चांदी क्लियरली एक आउट परफॉर्मर की तरह से यहां पर निकली है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज अभी भी इन स्तरों पर भी हैं, क्योंकि आने वाले 3, 4, 6 महीने में यहां पर और बढ़त की उम्मीद चांदी में। धर्मेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पे राय देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर स्पेस की। यहां पर ध्यान देंगे कॉटन और हल्दी में, जहां दोनों ही तरफ काफी मूवमेंट है। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर हल्दी की करेंगे, जहाँ पर इस हफ्ते में हमने लगातार बिकवाली ही आते हुए देखी है। 8 से 9% की गिरावट तो हल्दी में इसी हफ्ते में देखने को मिली है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह की आवक बाजार में है और वीक डिमांड है, उसका असर यहाँ पर प्राइसेस में है। लेकिन क्या आगे यहाँ पर लेवल रह सकते हैं, किस तरह के फंडामेंटल्स हैं, जानने के लिए बात करते हैं NCDX टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के सदस्य पूनम चंद गुप्ता जी से। गुप्ता जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप फंडामेंटल्स जो इतनी ज्यादा बिकवाली भावों में आ चुकी है? आप कहेंगे एक बॉटम बनता हो अब यहाँ पर दिख रहा है? नमस्कार मनीषा जी। अभी क्या हो रहा है, इस साल अनटाइमली बरसात, हैवी रेन सब तरफ चल रही है। आधा भारत बरसात के वजह से परेशान है। इसके वजह से डोमेस्टिक डिमांड काफी कमजोर है और जो अपने एक्सपोर्ट की डिमांड है वो भी उतनी संतोषजनक नहीं है। परंतु अपने लगता है कि अभी जो NCDX में जो अगस्त वायदे और सितंबर में काफी फर्क चल रहा था हाजिर में और वायदे में, तो उसके हिसाब से जो गैप फिलिंग चल रही थी वो गैप फिलिंग पूरी होना ही था। अब जो भाव आ गए हैं वो हाजिर के और मतलब NCDX के जो हैं अपने फ्यूचर के, दोनों एक ही चल रहे हैं। अब लगता है कि यहाँ से बाजार रुकना चाहिए या इसमें 200-300 से ज्यादा का रिस्क नहीं है और सामने पूरी त्योहारिक डिमांड तो निकलेगी ही कैसे भी। हर महीने 3-4 लाख थैले का कंजम्पशन है और पिछले कई सालों को देखते हुए इस साल कैरी फॉरवर्ड भी कम चल रहा है। इसको लगते हुए देखते हुए आगे सब सीक्वेंस तो ऐसे ही लग रहे हैं कि आगे इसमें धीरे धीरे तेजी बनेगी। अब जो मंदी का बॉटम आना चाहिए था उतना आ चुका है। अब इसमें 200-300 से ज्यादा के रिस्क नहीं है। यानी कि फ्यूचर प्रीमियम पे था, हाजिर बाजार यहाँ पर इन एनी केस ऑन द लोअर साइड था, तो वो हमने गैप यहाँ पर फ्यूचर और स्पॉट मार्केट का कम होते हुए देखा है, बंद होते हुए देखा है। जैसे आपने कहा, आप कह रहे हैं 200-300 रुपए यहाँ पर नीचे में और गिर सकता है, लेकिन जब बढ़ने की बात आती है, जैसे आपने कहा फेस्टिवल की मांग है, एक्सपोर्ट की मांग भी यहाँ पर निकलेगी, तो कितना फायदा भावों में देखने को होगा? और अगले 3-4 महीने के लिए अगर आप एक रुझान या एक रेंज दे सकें। इसमें 500-700 रुपए की तेजी लगती है। अभी भी अपन आज देखें अगस्त के वायदे में और सितंबर के वायदे में करीबन 5 से 6 रुपए का फर्क चल रहा है। आज भी सितंबर वायदा 7230-40 चल रहा है, जो कि प्लस में चल रहा है। तो अगस्त वायदा माइनस में चल रहा है। तो इसमें कैसे भी 500-700 रुपए की तेजी सामने जस्ती है इसमें। ओके, और डोमेस्टिक मांग और एक्सपोर्ट मांग आप दोनों ही कैसा देखते हैं? किस तरह की परसेंटेज ग्रोथ आप बनता हुआ देखते हैं बाजार में? धीरे धीरे इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि ये 2-3 महीने काफी मतलब क्रूशियल गए हैं। डिमांड काफी कमजोर थी, हर हल्दी व्यापारी परेशान था। अब वो अब सामने दिखता है कि धीरे धीरे इसमें डिमांड निकलेगी और बाजार भी कामकाज पे अच्छा होना चाहिए लगता है। ऑलराइट, पूनम चंद गुप्ता जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है जो बता रहा है कि हल्दी में हमने किस तरह की परफॉर्मेंस आते हुए देखी है, चाहे वो वीकली है, मंथली है, इस साल में है, सभी जगह हमने देखा है। वो मैट्रिक्स आपको दिखा रहे हैं कि हल्दी यहाँ पर इन द नेगेटिव कारोबार कर रही है। लेकिन जैसे कहा गया कि काफी हद तक जो बिकवाली है वो हो चुकी है, बॉटम के आसपास यहाँ पर प्राइसेज हैं। 200 रुपए नीचे और 500-600 रुपए ऊपर में ये रेंज में अब यहाँ पर हल्दी खेलती हुई नजर आएगी। रवि, क्लियरली जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी फेवर में है कि हल्दी यहाँ से खरीद
खरीदनी चाहिए, आपका क्या व्यू है? जरूर से पूरे स्पाइसेस पैक में देखे तो टर्मरिक लास्ट ईयर का टॉप परफॉर्मर था और उसके बाद ये साल में जीरा एंड धनिया ने अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस पूरा पैक एक बुलिश नोट में चल रहा है। हालांकि हल्दी में हायर लेवल से ये साल में करेक्शन काफी देखने को मिला, क्योंकि जब भी प्राइसेस 7500 तक मूव कर जाता है, एक सप्लाई फिजिकल मार्केट में अच्छे आते हैं और डिमांड काफी टेपिड रही है, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे आगे पूनम चंद जी बता रहे थे, 400-500 पॉइंट की आप मैक्स टू मैक्स वहां पे मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो कब होगी? 19 तारीख को जैसे ये करंट जो कॉन्ट्रैक्ट अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का और जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का बोल रहे थे, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट वैसे डिलीवरी में जा चुका है, तो उसका रेफरेंस नहीं लेते हुए हम सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में ट्राई करेंगे कि अगर 7000 के करीब प्राइसेस मिलता है तो उसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। 6800 का स्टॉप लॉस और 7480 तक के टारगेट आपको हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं कंपैरेटिव जो फंडामेंटल है वो जीरा के वेल प्लेस्ड है। अगर स्पाइसेस में नया ट्रेड लेना है तो मुझे लग रहा है कि जीरा में वहां पे बाइंग पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे सप्लाई का थोड़ा सिनेरियो डिस्टर्ब है। तो मुझे लग रहा है वहां पे प्राइसेस आपको शॉर्ट टर्म में 25,000 तक के लेवल पे अप्रोच करते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि सभी मसालों में यहाँ पर तेजी करके काम करना है। जीरा तो 2.5% ऊपर चल ही रहा है और यहाँ से भी 1000-1500 रुपए की तेजी एक्सपेक्टेड है। रवि, बात यहाँ पर कॉटन की भी करना चाहेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 7 हफ्ते के हाईज पर कारोबार है और भारतीय बाजारों में लगातार तेजी है। ऑफकोर्स जिस तरह से हम कॉटन व्यापारियों से बात करते रहे हैं, उनका कहना है कि फ्रंट मंथ 49,000 पे है, जो अगले महीने है वो यहाँ पर ऑन द वीकर साइड है, यानी कि बैकवर्डेशन में यहाँ पर काम हो रहा है। कैसे देखते हैं आप आने वाला 1-1.5 हफ्ता अगर कॉटन के लिहाज से देखें तो? जरूर से कॉटन में ये जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऑलवेज थोड़े बैकवर्डेशन में रहता है। हालांकि इस टाइम ये बैकवर्डेशन काफी ज्यादा है। इंडस्ट्री की डिमांड से एक्सपोर्ट के जो डिफरेंस चल रहा है उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें थोड़ा वॉल्यूम कम होने की वजह से साथ में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का भी प्रेशर आता है और जैसे ही मार्जिन बढ़े तब शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा प्रेशर वहां पे देखने को मिल रहा था। बट आप देखें तो जब कॉटन ने इंटरनेशनल मार्केट में 97 से लेकर 104 तक की रैली की, उसमें डोमेस्टिक प्राइसेस में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस ऑलरेडी रन अप कर चुके थे। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे इंटरनेशनल प्राइसेस में जो सिनारियो बन रहा है और यूएस के और से जो ड्रॉट और सप्लाई रिलेटेड कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक नॉर्थवर्ड जर्नी में रहेंगे। आप अभी नया बाय करना है तो मुझे लग रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन आप ले सकते हो। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो अच्छे बैकवर्डेशन में मिल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा डाउनसाइड का प्रेशर वहां पे है, तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। जो लोग कॉटन कॉम्प्लेक्स पूरा ट्रेड करते हैं उसको मेरी सलाह है कि कोकुड कपास खली में ध्यान रखें। वहां पे सीजनलिटी चेंज हो रही है, क्योंकि विंटर में काफी अच्छी डिमांड वहां पे रहती है और अभी नई सप्लाई आने में काफी देर है। जनवरी फरवरी तक सप्लाई कोई बड़ी नई आने की उम्मीद कपास खली में नहीं है, तो वहां पे एक अच्छी रिकवरी में उम्मीद कर रहा हूँ। रिसेंटली 2600 के करीब प्राइसेस नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो आप बाय करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ये कॉन्ट्रैक्ट 3000 तक के लेवल अप्रोच कर सकता है। 2500 के स्टॉप लॉस के साथ कपास खली में बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, बहुत सारी खरीदारी की कॉल्स आज हमने शो में आते हुए देखी हैं, चाहे वो नॉन एग्रो है या फिर एग्रो। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज में मदद भी करने के लिए। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज।